यस, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। 26 में बच्चों क्या पूछा गया है कि गैसेस मिक्सचर गिवन है O2 और N2 का, और उसका रेशियो था 1:4, और अब पूछा कि रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो कितना हो जाएगा? यस, O2 की बात करें तो O2 का मोलर मास 32, N2 की बात करें 28। ठीक है, वही है ना। हाँ, तो आपको पता है कि मोल्स इज इक्वल टू गिवन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। ठीक है, बाकी आपसे उसने रेशियो पूछा है, तो फर्स्ट केस में देखो कितना होगा। उसने कहा कि गैसेस मिक्सचर है ना, वो आपके यहाँ 1:4/8, मतलब एक का 1 ग्राम है तो एक का 4 ग्राम है। तो फॉर द O2 के लिए कितना हो जाएगा? 1/32, और रेशियो दूसरे का होगा बेटा 4/28। ठीक है, वो बाई मास बाई वेट दिया है ना, एक का 1 ग्राम एक का 4 ग्राम। इसको आप सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/32, रेशियो 4 से कैंसिल हो जाएगा 28, तो ये बचेगा 1/7। तो 1/32 और आपका 7, अगर इसको मैं ठीक ढंग से लिखूं तो बच्चों कैसे लिख सकते हैं? 7:32। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया आपका? बी ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27। बच्चों क्या दे रखा है आपको? वो पता होना चाहिए कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से क्या था। क्वेश्चन के अंदर जो दिया है ना कि भाई स्पेस में डेल्टा 10⁻⁵ है, ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, मतलब डेल्टा एक्स कितना दिया है क्वेश्चन में? 10⁻⁵ मीटर। और यहाँ से आपका मास एम की बच्चों बात करें तो हम लोग जब सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन, तो इसमें मीटर पर सेकेंड जूल, मैं इसको केजी में लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि केजी के हिसाब से फिर सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.025 किलोग्राम। उस ग्राम को अपन ने केजी मास चेंज कर दिया है, बिकॉज अपन केजी में लेके ही देखते हैं ना, वहां पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या आता है आपका? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, दैट इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई 2 पाई, क्योंकि इक्वल वैल्यू दे रखी है तो वैसे। तो बाकी आपको पी मोमेंटम चेंज कितना? एम इंटू डेल्टा बी हो जाएगा आपका, एम इंटू डेल्टा बी। बाकी आपको डेल्टा बी चाहिए, तो डेल्टा बी कितना आ जाएगा? तो डेल्टा बी इक्वल टू हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 एच की वैल्यू, डिवाइड बाई नीचे 4 इंटू 3.14 फॉर पाई इंटू 10⁻5, बाकी आपका 0.025। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, आई थिंक आपका आंसर आएगा 2.1 10⁻28 के आसपास। ठीक है, जो भी होगा। तो फॉर्मूला था, बाकी वैल्यूज पुट करनी थी, आंसर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। तो 28 के अंदर बच्चों दिया है इसने डी बर्गली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी है। तो आपको मैंने डिस्कस किया था बच्चों रिलेशन, आप ध्यान रखो, अभी फिर से लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एम। एक रिजल्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो था आपका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी का बच्चों स्क्वायर मोमेंटम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एम। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो बच्चों पी स्क्वायर एम, ध्यान दो, पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो पी इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू के। ठीक है, के इज काइनेटिक एनर्जी। अरे समझ में आ रहा है? ये भी हम लोगों ने रिजल्ट लिखा था, मोमेंटम पी इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू के। बाकी हमें पता है कि लैम्डा इक्वल टू होता है बच्चों एच डिवाइड बाई पी, ये सभी को पता है। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी है, तो पी की वैल्यू फिर यहाँ पे लगा दो, तो बच्चों लैम्डा हो जाएगा आपका, लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइड बाई अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये भी रिलेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई अंडर रूट 2 इंटू एम इंटू के। एम बच्चों यहाँ पे मास इलेक्ट्रॉन है, अब वैल्यू लगा दो। एच की वैल्यू कितनी? 6.6 10⁻34 होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट। बाकी 2 मास इलेक्ट्रॉन कितना होगा? एम 9.1 10⁻31। बेटा काइनेटिक एनर्जी की बात करो, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे अपन, बताओ जल्दी से। 13.6, यस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। बाकी देखो जेड की वैल्यू एन स्क्वायर बाई स्क्वायर क्या है। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी ना, और काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में दी है, हाँ दी है, तो बढ़िया है। फिर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको किस में लेके आना है? ऑप्शन नैनोमीटर में है। तो फिर ये आपका हो जाए कितना? 13.6 इंटू मल्टीप्लाई फिर करो डायरेक्ट आप, कितना? 1.6 10⁻19। बस 13.6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.6 10⁻19। कन्वर्जन के लिए आपको वैल्यू भी दे रखी है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू दिस जूल। तो बस ये सब वैल्यूज अपन रखेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, बट नैनोमीटर में लेना है।
मीटर में आंसर आएगा, ठीक है, नैनोमीटर में लिखना है, तो 0.3329 नैनोमीटर आपको मिल जाएगा। तो ये समझ में आया ना कैसे करना था। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर बच्चों देखेंगे तो आपका ए भी करेक्ट है और 4 भी करेक्ट है। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का स्पिन, चाहे आप ऊपर रखो चाहे फिर नीचे रखो, ऊपर नीचे मिक्स नहीं कर सकते हो, तो इसलिए आपका ये वाला गलत होगा, यहाँ पे ये गलत होगा। तो आंसर कौन सा होगा, 1/4 का मतलब सी ऑप्शन। 30 बताओ जरा, कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो बच्चों पता है कि सर एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर आपका पीबी, ये सभी रिजल्ट पढ़ते हैं ना एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, पीबी गामा इज इक्वल टू के, ये पढ़ते हैं ना, पीबी गामा इज इक्वल टू के जो कांस्टेंट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। आप इसे डिफरेंशिएट करो दोनों साइड में, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बट बस जस्ट डिफरेंशिएट करना है और रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो पहले पी को छोड़ो, बी का डिफरेंशिएशन, फिर बी को छोड़ो, फिर पी का डिफरेंशिएशन, हमने किया था क्लास के अंदर। तो हो जाएगा आपका डीपी बी की पावर गामा, ठीक है। एक तो ये मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख देता हूँ, एक बार इसे अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 डॉट डी पी, बाकी बी को छोड़ा उसकी पावर गामा, दैट इज फिर प्लस पी को छोड़ा अपन ने, तो बी को लिया, बी की पावर गामा था, गामा फ्रंट पे आ जाएगा एक बार, देन बी होगा, एक गामा कम हो जाएगा, गामा -1, और यहाँ से आपका डीबी दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज के होता है बच्चों कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0 आंसर। तो बाकी आपको यहाँ से लिखना है, तो आपका डी पी बी गामा मल्टीप्लाई कर देते हैं इज इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट करें तो माइनस में, देन गामा यहाँ से पी, और बाकी आपको दिख रहा है बी, तो बी की पावर गामा -1 इंटू आपका डीबी। बाकी बच्चों करना है तो डीपी डिवाइड बाई पी आपको चाहिए, तो डीपी डिवाइड बाई पी, पी को इधर लेके आ जाओ, तो ये बन जाएगा आपको डी बाई बी, माइनस में कितना होगा गामा, और बी की पावर गामा -1, और डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा आपका बी की पावर गामा इंटू आपका डीबी। अब वो गामा वाला टर्म है बी की पावर, वो एक आपका सॉल्व हो जाएगा वहां से, तो ये बचेगा डीपी डिवाइड बाई पी इज इक्वल टू माइनस में गामा डीबी डिवाइड बाई बी, ठीक है। तो आपका आंसर आना चाहिए माइनस में गामा डीपी डिवाइड बाई बी। तो डीपी डिवाइड बाई बी और डीबी डिवाइड बाई बी, ये आपके फ्रैक्शन चेंज होंगे प्रेशर एंड वॉल्यूम के अंदर। तो आंसर कौन सा है आप देख के टिक कर लो, ठीक है। यस, बी ऑप्शन। आपसे तो वैल्यूज पुट कर देते, आंसर निकल के आ जाता। बस सिंपल सा फॉर्मूला था, उसका डिफरेंशिएशन था और कुछ भी नहीं था। अभी समझ में आया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 तो भाई पता है, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी पावर डेल्टा एनजी लगा दो भाई, और कुछ मत करना। केपी इज इक्वल टू केसी आरटी पावर डेल्टा एनजी, ठीक है, वो सॉल्व हो जाएगा, आप सॉल्व कर लेना उसे। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है H2I2, तो क्या करना है भाई, केसी निकाल दो सीधा। 32 की बात कर रहे हैं, 32 में क्या होगा, केसी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, प्रोडक्ट है HI, उसकी पावर कितनी 2, डिवाइड बाई नीचे आपका है H2, बाकी बच्चों इधर क्या है आपका I2। बस वैल्यूज ये रखी है ना सभी की, तो रख दो भाई, वैल्यूज रखने में क्या प्रॉब्लम थी, वैल्यू रखो जल्दी से और आंसर आएगा आपका 32 पॉइंट कुछ तो आ रहा है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का दे रखा है, एक का है 1.1 10⁻⁻, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड गिवन है सर, रेट ऑफ बैकवर्ड भी गिवन है, बहुत सही है। रिएक्शन आपकी लिख लो, रिएक्शन सामने दे भी रखी है, बहुत सही। तो के इज इक्वल टू क्या होता है, पढ़ा था अपन ने, रेट ऑफ फॉरवर्ड डिवाइड बाई रेट ऑफ बैकवर्ड, बस वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा 7.33 कुछ तो हो गया आंसर, 7.34 जो है टिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 34 चलो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पहला वाला गलत है, 10⁻⁻8 तो हो ही नहीं सकता, अरे -8 का मतलब इट इज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, एसएल कभी 8 नहीं हो सकता, एसएल एसिड होता है ना, 8 कभी नहीं होगा, पहला गलत स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कॉन्जुगेट बेस, इसका ये होता है, तो एक H+ साइन निकाल दो बाहर, तो यही बनेगा, सेकंड स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और चेक करो, ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर इंक्रीज विद टाइम, बिल्कुल सही है, टेम्परेचर बढ़ाने पे डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन बढ़ता ही है, बिल्कुल सही है, थर्ड इज आल्सो करेक्ट। व्हेन इज सॉल्यूशन ऑफ ए वीक मोनोक्रोटिक एसिड टाइट्रेटेड अगेंस्ट ए स्ट्रांग बेस,
एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, तो पीएच इक्वल टू आपको ये मिलेगा। अरे हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पे ये नहीं होता, 1/2 पीके नहीं होता, वो सीधा होता है पीएच इक्वल टू पीके। अरे हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट ये होता है पीएच इक्वल टू पीके, ठीक है ना। तो बाकी इसका मतलब हाफ से और कोई मतलब नहीं है, तो फोर्थ गलत हो जाएगा, आंसर होगा आपका सेकंड थर्ड का मतलब ए ऑप्शन, 2 3 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाईएस्ट पीएच किसका, यहाँ पे बेस करेगा डोमिनेंट, तो बच्चों बी ऑप्शन। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और यहाँ पे CO3 है, वो आपका कहाँ से आएगा, बीक एसिड से, कार्बोनिक एसिड से, तो बेस करेगा डोमिनेंट, तो आंसर हो जाएगा डी। क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो पीएच इसका 7 के आसपास आएगा, ये नहीं हो सकता। NH4Cl में NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा बेस, वीक बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो इसका पीएच 7 से कम होगा, ठीक है, लेस देन 7। फर्स्ट केस में वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आंसर आपको है कि सर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है QH, बट QH से भी स्ट्रॉन्ग कौन होता है, क्या NH4 आपका NaOH स्ट्रॉन्ग होता है, बिल्कुल होता है। अरे NaOH जो होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है एज कम्पेयर टू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये समझ में आ रहा है। बट हाईएस्ट पीएच पूछा है ना, तो हाईएस्ट पीएच की वजह से आंसर है Na2CO3। नेक्स्ट है बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग आपने करी होगी, बैलेंसिंग कोई डाउट होगा नहीं आपको। बाकी बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या है, EMF ऑफ सेल लगाना था, तो ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई नोट सेल। बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट है स्पेसिफिक तो मुझे टेक्स्ट कर दो, मैं वही डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। लॉग ऊपर हो जाएगा आपका Zn+2 डिवाइड बाई आपका Cu+2, बस सिर्फ बच्चों वैल्यू लगानी थी। बताओ चलो मुझे यहाँ पे ई नोट सेल कितना होगा, क्वेश्चन में दिया है तो बिल्कुल सही है, क्वेश्चन में दिया है तो आपकी दो वैल्यूज दे रखी हैं, तो ये माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, तो ये 1.1 ये निकाल सकते हो 1.1। बाकी एन की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 2 ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, बाकी वैल्यूज दे रखी हैं उन दोनों की लगा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आसान थे क्वेश्चन यार, ऐसा कुछ डिफिकल्ट था ही नहीं उसके अंदर, मुझे लगा ही नहीं, एक दो क्वेश्चन छोड़ दो तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है ना, 46 48 50, 46 46, अच्छा ये वाले क्वेश्चन है ना, लास्ट वाले, ठीक है, इसे डिस्कस कर लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 तो आपसे बन गया होगा भाई, बैलेंसिंग वाली कहानी होगी, ठीक है ना, वो तो पूरी पूरी। बट हम लोग अभी बात कर रहे हैं 48, 48 पूछे ना आपने, मोलर हीट कैपेसिटी, यस। तो क्वेश्चन के अंदर आपको 49 में कोई डाउट नहीं था, 49 में क्या है, वो बफर सॉल्यूशन है, पीएच इक्वल टू पीकेबी, ठीक है, वो पीएच प्लस लॉग सॉल्ट डिवाइड बाई बेस, वो लगा देना फॉर्मूला। 48 48 डिस्कस कर देते हैं, आपने पूछा है 48 में क्या लगाना है भाई, रिलेशनशिप हीट सप्लाई और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो फॉर्मूला क्या आता है, Q इक्वल टू आपका हो जाता है M इंटू CP इंटू डेल्टा टी, ये पढ़ा था ना अपन ने, Q इक्वल टू M इंटू CP इंटू डेल्टा टी। Q बच्चों की कितनी है, 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालो जल्दी से, नंबर ऑफ मोल्स, तो मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूल वेट, मास कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 18, ठीक है। तो क्यू पर लिखो, क्यू कितना हो गया 1000, यस। एम कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 18, कितना आसान था, इंटू सीपी 75 इंटू डेल्टा टी। अरे क्या प्रॉब्लम थी भाई, डेल्टा टी कितना 2.4 केल्विन के अराउंड आंसर आ रहा था, कोई दिक्कत थी इसमें बताओ, देखो कोई कंफ्यूजन था क्या भाई। मोलर हीट कैपेसिटी में मोल्स निकलना था, इस ग्राम से मोल निकाले थे, 100 ग्राम डिवाइड बाई वाटर मॉलिक्यूल्स का मोलर मास 18 आ गया ना एम। सीपी बच्चों कितना है, यहाँ सॉरी सीपी यहाँ पे 80 था ना, ठीक है 80 कर लो यहाँ पे, ये अपन ने सीपी 75 ने 80 कर लो आप, 80 कर लो तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये 2.4 नहीं फिर 2.5 के आसपास कुछ ऐसा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वो आप यहाँ पे कितना कर देते हैं, 80 की मैंने क्वेश्चन तो 80 कर देना, 75 में 80 कर देना, बाकी सब सॉल्व ऐसे होगा। बाकी 1 किलो जूल दे रखा है तो आपका 1000 हो जाएगा सॉल्व, समझ में आया ना, सॉल्व कैसे, सिर्फ फॉर्मूला था और कुछ नहीं था। बाकी किस क्वेश्चन में और डाउट था, एनी अदर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 47 न्यूट्रलाइज कंप्लीटली, रिएक्शन थी फास्फोरस एसिड मतलब H3PO3, रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2 H प्लस आयन निकालेगा ना, तो 2 OH लेना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका K2HPO3 प्लस बन जाएगा 2 मोल ऑफ H2, ये रिएक्शन हो जाएगी। डाई प्रोटिक एसिड होगा ना फास्फोरस एसिड, 2 H प्लस आयन निकालेगा,
तो रिएक्शन से क्या मिल गया कि 1 मोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड विल न्यूट्रलाइज 2 मोल्स ऑफ KOH। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉस्फोरस एसिड प्रेजेंट इन 20 ml, हाँ 20 ml और 0.1, तो 0.1 इंटू 20 इंटू 1/1000 उसे सॉल्व कर लेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट लगा दो तो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या था, क्लासरूम क्वेश्चन है। 2 मोल्स ऑफ KClO3 डिस्ट्रीब्यूट कराओ, बैलेंसिंग लिखा है अपन ने, 2 मोल ऑफ KCl प्लस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये बैलेंसिंग की कहानी है बस। तो डिकम्पोजिशन बच्चों हो रहा है 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, तो क्या मिल रहा है 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब क्लोरेट नहीं पता, पता होना चाहिए बिकॉज बताया था मैंने आपको पहले भी। ठीक है, ET कहाँ लगाते हैं, बाकी चीजें क्या होती हैं। तो STP पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बच्चों कितना होता है, STP 1 मोल ऑक्सीजन कितना होता है 22.4 लीटर होता है ना STP पे। तो 3 मोल्स यहाँ बन रहे हैं, तो 3 मोल्स ऑक्सीजन कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो गया आपका 67.2 समथिंग लीटर। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि अगर 62.7 लीटर का ऑक्सीजन ऑब्टेन करना है STP पे, तो कितना चाहिए पोटेशियम क्लोरेट, कितना चाहिए भाई 2 मोल्स, लगाए ना सामने, 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट शुड बी डिकम्पोज। तो आंसर कितना 2। अरे समझ में आया क्या, इट इज क्लियर, सिर्फ रिएक्शन बैलेंसिंग था, कुछ था ही नहीं उसके अंदर। चलो, तो हमारे अपने सारे क्वेश्चन डाउट क्लियर हो चुके हैं यहाँ पे, आई होप।